हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों का कनेक्ट नहीं हो पाया था लाइव क्लास। हम सोच रहे थे कि ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं इसको लाइव क्लास में शेयर करके बताएं, लेकिन वी स्ट्रगल्ड फॉर एटलीस्ट 1 आवर फॉर कनेक्टिंग एंड सम टेक्निकल इश्यूज वेयर देयर, वी कुड नॉट कनेक्ट। सो उसके रिटर्न में हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट देखते हैं कितना जाता है। आई कैन फिनिश दिस लेक्चर वेरी सुन, बट हम आपको अच्छे से बताएंगे सब कुछ इसमें, ठीक है। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस, क्योंकि आपको टाइप्स जानना है फोर्सेस का, ओके। नहीं अगर टाइप्स जानिएगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किस तरह का फोर्स होता है, किधर से लगता है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, क्या इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। All these things we will learn in this lecture, and types of pressures भी, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर्स जो है जो आप लोग बुक में पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। हम हल्का सा अलग तरीक़ा से बताते हैं, लेकिन आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ टीचिंग नाइसली, ठीक है। तो डोंट वरी, सब कुछ एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, ओके। आप जस्ट फॉलो दिस लेक्चर। हम लोग फोर्स तक रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ मोशंस में हम लोग देखे थे, पोजीशन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन से रिवाइज करना चालू करते हैं, उसके बाद फोर्स आएगा, फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम लोग देखेंगे, ओके। तो पहला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ टाइम, ओके। तो हम जब बोलते थे रेट का मतलब क्या बोलोगे? रेट का मतलब इमीडिएटली यू हैव टू अज्यूम अ फ्रैक्शन एंड इन डिनोमिनेटर यू शुड कीप टी। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? जब स्पीड चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो चेंज ऑफ स्पीड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, वी होता था फाइनल स्पीड, यू होता था इनिशियल स्पीड, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसी को आप लोग जो है ना सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके फाइन। तो इसी में से आप इसका जो है ना ये निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका न्यूमरेटर में अगर आप लोग देखोगे, न्यूमरेटर में क्या है? स्पीड माइनस स्पीड, तो स्पीड ही आएगा, राइट। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड और नीचे में आएगा डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब भी आता है तो क्या होता है? स्पीड चेंज होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन स्पीड, ओके। अगर फाइनल स्पीड ज़्यादा है इनिशियल स्पीड से तो देयर विल बी रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द अमाउंट ऑफ मोशन, द अमाउंट ऑफ क्या? मोशन। तो मोशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? मोशन को रिप्रेजेंट करते मतलब मूव तो करेगा ही, कोई बॉडी है उसका अगर मोशन का रिप्रेजेंटेशन करना है तो मूव करेगा, तो हमको स्पीड तो लिखना ही पड़ेगा भी, ठीक है। अभी ज़्यादा वेट वाला बॉडी, ज़्यादा मास वाला बॉडी अगर मूव कर रहा है और कम मास वाला बॉडी अगर मूव कर रहा है तो दोनों का मोशन जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए मास एंड स्पीड बोथ दोनों को हम लोग यूज़ करके मोमेंटम का फॉर्मूला बनाए, क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट देखिए, इट इज़ मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्पीड, ठीक है। तो इसका यूनिट यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, क्या है? एम का केजी और वी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट, ठीक है फाइन। तो मोमेंटम समझ में आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम को P2 लिख देंगे तो इनिशियल मोमेंटम को P1 लिख देंगे, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे तो P2 माइनस P1, ओके। तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? मास इंटू फाइनल स्पीड। इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? मास इंटू इनिशियल स्पीड, ठीक है। ये सब कर देंगे, राइट। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? अगेन यहाँ पे रेट आया है, रेट मतलब कि एक फ्रैक्शन एज्यूम होगा जिसमें नीचे में क्या होगा? टाइम टेकन, ठीक है। और किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज लिखेंगे यहाँ पे, देखो तो ऊपर में P2 माइनस P1 लिखा है हमने, राइट। तो P2 को लिख दो mv और P1 को लिख दो mu,
m को कॉमन ले लोगे तो v माइनस यू बाई टी। तो पिछला वाला पेज में आप लोग देखे थे a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो a को यहाँ पे लिख दो फिर, ठीक है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको क्या लिख दिया आप, एम ए, राइट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स होता है। नेक्स्ट ये आप देखोगे फोर्स का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस वाले ये पेज में आपने देखा था। क्या आया फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम ए आ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, राइट, ये याद रखना, F इक्वल टू एम ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे तो P2 माइनस P1 बाई टी लिखना पड़ेगा, या MV माइनस MU बाई टी, ठीक है। ये सारा फोर्स से आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, या इसका फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो, मास का केजी, और एक्सेलरेशन का क्या देखा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका फोर्स का यूनिट, ओके। सिंपली न्यूटन भी लिख सकते हो एम से, ओके। देन नेक्स्ट है आपका प्रेशर। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, बस हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। प्रेशर क्या है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ओके। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, ओके। किसी भी एरिया पे, इस फिगर को देखो आप लोग, एक सरफेस है उस पर फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। जो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट इज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर क्या बोलोगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, या थ्रस्ट बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। या इसको तुम लोग यहाँ से ये भी कर सकते हो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे में मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं रहेगा, नीचे में मीटर आएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय मीटर, ठीक है। ये वाला तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत करना, वो जो आ गया है वो कर्सर है बीच में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर नीचे में डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो एस स्क्वायर है ये भी नीचे आएगा, एस स्क्वायर भी नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्लैश एस स्क्वायर हमने दिया है, ओके। तो प्रेशर का बेसिक चीज़ हमने रिवाइज कर लिया। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस आप लोगों को बहुत यूज़ पड़ेगा, अलग अलग चैप्टर, जैसे ग्रेविटेशन बोल का अलग चैप्टर ही है, तो क्लास 9 में आप लोगों का ग्रेविटेशन चैप्टर ही है, तो ऐसे यहाँ से चालू करते हैं हम, ठीक है। जो बेसिक्स आपको दिख रहा है यहाँ से चालू करते करते ग्रेविटेशन के इक्वेशंस वगैरह सब कुछ हम बताते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको देखिए आप लोग, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग मास। कोई भी दो बॉडी है, जैसे कि ये m1 और m2, ये वाला और ये वाला दो बॉडी है जिसमें मास है, पहला वाला का मास कितना है m1, दूसरा वाला का मास कितना है m2, ठीक है। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा, m1 क्या करेगा, m2 को अपने तरफ खींचेगा, ओके, लाइक दिस, ओके। और m2 m1 को अपने की तरफ खींचेगा लाइक दिस, ओके। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ओके। और जितना ज़्यादा दूर होगा उतना कम फोर्स लगा पाएगा, जितना सामने होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग अर्थ पे खड़े हो, सपोज अर्थ में भी मास है, राइट। और यहाँ पे कोई अगर खड़ा है इस तरह से, तो अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, तो अर्थ इसको अपने तरफ खींच रही है। ये अगर ऊपर कूदने की कोशिश करता है, इफ ही ट्राइज टू जंप अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अगेन ही विल कम डाउन। व्हाई इज कमिंग डाउन, बिकॉज अर्थ इज पुटिंग अ फोर्स ऑन हिम, ओके, टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ इज पुलिंग द पर्सन टुवर्ड्स इटसेल्फ,
ठीक है। लेकिन जो तुम लोग देखे होगे साइंटिस्ट लोग जो स्पेस में काम करने के लिए जाते हैं, वो लोग इतना आगे चले जाते हैं कि एंटी ग्रेविटी जोन में, सपोज ये अर्थ का सरफेस है और कहीं यहाँ पे तुम चले गए बहुत ऊपर, और ग्रेविटेशन जो फोर्स है इसके बाद में एक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ही विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशन का इन्फ्लुएंस है, तो ये जो है इसको खींच लेगा नीचे की तरफ में, ठीक है। तो केवल अर्थ के लिए ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलते हैं, एनी मास, जैसे कि तुम हो और तुम्हारा जो पेन है, दोनों में मास है, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन तुम बोलोगे कि सर वो दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। हम क्या करते हैं ना, हम आपको इसका इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, लेकिन ये आप इस इक्वेशन को जो है ना डेरिवेशन हम नहीं बताएंगे, बस आप लोगों को समझ में आएगा कुछ कुछ कैसा रहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन ये होता है, F=g, एक कांस्टेंट होता है g, ठीक है, पहला वाला का मास, दूसरा वाला का मास, क्योंकि मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग मास, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलता है कि स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत फेमस फार्मूला है, परहैप्स सम ऑफ यू नो, ओके। तो आप लोगों को बस टाइप जानना है, ये नहीं जानना है, बट फॉर नॉलेज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दिस, ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, m1 m2 और ये r²। तो g जो है ये कांस्टेंट है। अब g का वैल्यू जो है ना बहुत कम होता है, g का वैल्यू बहुत कम होता है। कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। -11 तो बहुत छोटा हो गया ना, तो इसलिए ये f का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन f का वैल्यू हम लोगों को दिखने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मास का वैल्यू ज़्यादा बड़ा हो गया तब हम लोगों को f का वैल्यू जो है ना दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको, देखो ये तो पता चला कि g का वैल्यू बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन f का वैल्यू क्या है। जैसे मान लो कि अर्थ, अभी अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है ना, अर्थ का मास बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे मान लो 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अर्थ का मास 1 kg थोड़ी है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये जो है ना फोर्स हमको दिखने लगता है। इफ़ यू ड्रॉप दिस 1 kg ऑब्जेक्ट इट विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो क्यों फॉल कर रहा है अर्थ की तरफ में, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है F=g m1 m2/r², ये इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर ये दोनों मास, मतलब दोनों प्रोडक्ट अगर बहुत बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, भले ही ये 1 kg छोटा है, लेकिन अर्थ का मास बहुत बड़ा है, दोनों का प्रोडक्ट अगर बहुत बड़ा होगा देन इट विल स्टार्ट डोमिनेटिंग दिस g। लेकिन अगर ये m1 और m2 ही बहुत छोटा छोटा है, जैसे कि मान लो कि 1 kg, ठीक है, जैसे मान लो 1 kg, फॉर एग्जांपल जैसे एक हम फिगर बना के दिखाते हैं आपको। ये मान लो ये तुम्हारा पेन है, सपोज दिस इज योर पेन, ओके, एंड दिस इज योर बुक, ओके। ये बुक तो ये पेन को कभी अट्रैक्ट नहीं करता है, ये अट्रैक्शन हम लोग को दिखता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे जिस पे रखा हुआ है, ये सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन भी है, ओके, और ये फ्रिक्शन क्या है, इस फोर्स से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाया, और फ्रिक्शन इसको ओवरकम करके इसको मूव करने नहीं देता है, ठीक है। इसलिए अगर ये सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस होता, अगर सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस होता, तब तुमको इसका एक्सेलरेशन दिख जाता, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए हम लोग को तब दिखता है जब मास बहुत बड़ा बड़ा हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ का मास, अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग को दिखता है, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ तुम छोड़ दोगे तो वो अर्थ की तरफ जाने लगता है। क्यों, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ में, ठीक है। ओके, आई होप इतना दूर तक समझ में आया होगा आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, ओके। ये जो इक्वेशन है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग लिख के रखो, ठीक है, जान के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ओके। इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, हमने बताया। पॉइंट नंबर सी देखो, ये M1 क्या करता है, M2 को अपने की तरफ खींचता है, और M2 क्या करता है, M1 को अपने की तरफ खींचता है, मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। इट इज़ अ फील्ड फोर्स। अभी देखो टच करने की ज़रूरत नहीं है इसको,
ठीक है। अर्थ क्या करता है, अपना ही एक इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, राइट। हमने बताया था वो एग्जांपल जिसमें साइंटिस्ट लोग जो है ना बियॉन्ड ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऊपर चले जाते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला जो लाइन हम बनाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थ इन्फ्लुएंस सेट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब उसके ऊपर अगर चले जाओगे तो अर्थ अब तुमको खींच नहीं पाएगा अपने की तरफ में। तो ये वाला क्या है, अर्थ जो है अपना अपने लिए एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। देखो ये जो हम लाइंस बना रहे हैं, ये अपने लिए अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। मतलब इसके अंदर में कोई भी मास होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके बाहर कोई मास होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अर्थ तो बड़ा है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोगों को ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन अगर यही वाला चीज़ ये छोटे छोटे मासेस पे देंगे तो इनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, लेकिन इनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, लेकिन हम लोगों को वो दिखता नहीं है और वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो सेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। इसलिए सुने होगा ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये फील्ड फोर्स है। तो जो फील्ड फोर्सेस होते हैं ना, उनको टच करने का ज़रूरत नहीं होता है, वो कांटेक्ट में, जैसे कि मान लो कोई फोर्स होता है उसको कांटेक्ट में ही तुम ला सकते हो। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे टेंशन है या फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कांटेक्ट में होगा बॉडी। जैसे मान लो कि ये टेबल पे ऐसा करके रखा हुआ है, तो अगर ये टेबल पे ये ब्लॉक अगर नहीं रखा हुआ है तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, इस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मान लो ये उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये कांटेक्ट है टेबल के तब फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज़ अ कांटेक्ट फोर्स, उसमें कोई फील्ड नहीं है, राइट। तो जो फील्ड फोर्सेस होते हैं दोज आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ओके। फील्ड फोर्सेस आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ओके, कांटेक्ट नहीं है, राइट। तो ये फील्ड फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये भी एक क्लासिफिकेशन है फोर्स का, लेकिन हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स में ही सबको पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आई होप ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आया होगा, किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में लग रहा है, किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में लग सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम यहाँ पे और एक बॉडी इस तरह करके बना देते हैं, इसका मास है m3। तो अभी देखो m1 क्या कर रहा है, m2 को अपने की तरफ खींच रहा है और m3 को भी अपने की तरफ खींच रहा है, ठीक है। अभी m2 क्या कर रहा है, m1 को अपने की तरफ खींच रहा है और m3 को भी अपने की तरफ खींच रहा है। m3 क्या कर रहा है, m1 को अपने की तरफ खींच रहा है, m2 को भी अपने की तरफ खींच रहा है। तो दीज मेनी फोर्सेस आर, अब यहाँ पे ये है एक्ट कर रहे हैं, इतने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसमें मास है वो अट्रैक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कहाँ पे है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, ओके। हम लोग अट्रैक्शन दिखता नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आया, ठीक है। क्या है, फील्ड फोर्स है और नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही तुम एक बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओ, अभी जाके कूद मत जाना, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे मान लो कि बिल्डिंग है, यहाँ से कोई कूद गया तो ही इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ बट ही इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ओके। दैट मीन्स ही इज़ एन इन्फ्लुएंस, ही इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट रहता है तो ये एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सेट करता है। यहाँ पे अगर दूसरा मैग्नेट आ गया तो इधर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल कर देगा, ठीक है, इस तरह से, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक क्लासिफिकेशन होता है फोर्स का, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन हमको समझ में आया ना, डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्टिव, एक के चलते दूसरा को अट्रैक्ट करेगा, मतलब m1 m2 को अपने तरफ खींचेगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, m2 m1 को अपने की तरफ खींचेगा टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव, ओके, ठीक है। डायरेक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू अभी जानो नहीं जानो लेकिन डायरेक्शन जानना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है टेंशन, ठीक है। ये टेंशन, यहाँ पे टेंशन लिखा है, ठीक है, ये ठीक है। तो जब भी क्या होता है, स्ट्रिंग या रोप
से किसी को बांध के पुल करते हैं तो स्ट्रिंग टाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टाइटनेस इन द स्ट्रिंग दैट इज़ कॉल्ड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, टी, फाइन। तो क्या है, एक्ट्स अलोंग द रोप और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगा। डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी ये वाला फिगर देखो, ये जो बॉडी है, ठीक है, इस पे यहाँ पे कांटेक्ट में है तो अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कांटेक्ट। तुम देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाया गया है, ये जो एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कांटेक्ट। अभी यहाँ पे देखो ये हाथ है, हाथ भी पकड़ा है इसको, तो कांटेक्ट हाथ से भी है, राइट, तो हाथ से भी है तो अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कांटेक्ट, अवे इधर में इस साइड में अवे है, ठीक है। टेंशन कीप्स द रोप टाइट, हमने बताया था इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो रोप टाइट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रोप अपना फील्ड सेट कर दिया। हाँ, अगर रोप में मास है, देखो हम लोग जो भी रोप का क्वेश्चंस देखेंगे या रोप वाला एग्जांपल्स देखेंगे, हम लोग सब में क्या करेंगे, रोप इज़ मासलेस। मासलेस रोप मतलब आइडियल है, इस तरह का हो नहीं सकता है, लेकिन फिजिक्स में चीज़ों को आसान करने के लिए कभी कभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मासलेस है, ठीक है। कभी कभी जैसे मान लो कि पुली है, अगर पुली है, पुली जानते हो ना, जिसमें वो करते हैं हम लोग रोप से डायरेक्शन चेंज करते हैं। इस साइड में एक रोप रहता है, ऐसे करके मान लो इधर में बकेट ऑफ वाटर है, इधर से खींच सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रियल वर्ल्ड इसका मास ज़ीरो होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग मान लेते हैं कि इट इज़ मासलेस, ओके, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, ओके, इजी करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि स्ट्रिंग या रोप जो भी हम लोग देखेंगे, ऑल दोज आर मासलेस, ठीक है। तो अगर मासलेस है तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्ट नहीं करेगा उसमें, मतलब मास होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, बॉडी में मास होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला में भी हमने देखा था, फार्मूला क्या था, फार्मूला आपका था F = G m1m2। देखो मास भी आ रहा है, अगर मास ही ज़ीरो हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान क्या रहे हैं कि ये जो है ये वाई जो स्ट्रिंग है या रोप है वो क्या है, मासलेस है। मासलेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर मास है तो करेगा, ठीक है। तो आइडियल केस में हम लोग मान लेते हैं कि उसमें कोई मास नहीं है, लेकिन रियल केस में क्या होता है, मास। अगर रियल केस है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ओके, लेकिन आइडियल केस में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो टेंशन भी रहेगा उसमें, ठीक है, टेंशन कीप्स द रोप टाइट, ओके, एंड इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो जो रोप है वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस किया, जैसे मान लो कि ये रोप है, इसमें मास है 1 kg का रोप मान लो ये है, ठीक है, तो ये क्या है, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड भी सेट करता है, राइट। इसमें अगर मास है तो ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड भी सेट करेगा, ओके, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट देन टेंशन। टेंशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तभी टेंशन होगा, टेंशन इज़ डिफरेंट। स्ट्रिंग टाइट तभी होगा जब टेंशन होगा उसमें, ठीक है, स्ट्रिंग टाइट तभी होगा जब उसमें टेंशन होगा। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है इस जगह पे, तो कहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट लाइक दिस। यहाँ पे हाथ के साथ में कॉन्टैक्ट में, तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी ये कंफ्यूज मत कर जाना कि सर एक ही स्ट्रिंग है, दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे, स्ट्रिंग तो एक ही है, जैसे यहाँ पे देखो दो अलग अलग डायरेक्शन, राइट। ये दो, इस तरह मत सोचो, ये सोचने का गलत तरीका है। सोचने का सही तरीका क्या है, बस केवल तुमको क्या करना है, अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट ले जाना है बस, ठीक है, कॉन्टैक्ट के अवे ले जाना इस साइड में, ओके। मतलब यहाँ पे टेंशन ऐसे और यहाँ पे टेंशन ऐसे, बिकॉज अलग अलग पॉइंट है ना, तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन अलग अलग आएगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द रोप ना एक ही डायरेक्शन में टेंशन रहेगा। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे कि मान लो कि ये पुली है, ये इस तरह से जो है ना, आप लोग रोप यहाँ पे पार किए हैं, इस साइड में बकेट है, मान लो इसे बकेट लगा देते हैं, ठीक है, बकेट लगा दिया। तो इस साइड में देखो ये वाला है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डायरेक्शन ऐसा, ये वाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला। तो टेंशन का डायरेक्शन इससे T1, ओके, इधर भी मान लो सेम टेंशन ले लेते हैं T1, ओके, यहाँ पे T लिया है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो टेंशन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ भी कांटेक्ट होगा उसका अवे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये सब है टेंशन का। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है वेट। वेट कि यहाँ पे देखो, इधर वेट लिखा है, दिख नहीं रहा है, वो ढक गया उससे। WEIGHT वेट है। ओके, तो वेट क्या, इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बट इट अराइजेस ड्यू टू द मास ऑफ अर्थ। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, अर्थ का भी एग्जांपल देखा। ओके, बट जो अर्थ फोर्स लगाती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या, वेट। वेट नापते हैं ना, तो वेट क्यों आता है, वेट इज़ ड्यू टू द पुल ऑफ द अर्थ, राइट। अर्थ की तरफ जो पुल होता है जिस फोर्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। लेकिन है एक्चुअली क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे अराइज होता है, बिकॉज देर इज अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। ओके, बॉडी हैविंग मासेस, राइट। तो अर्थ के पास मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ अपने तरफ खींचेगी बॉडी को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे बॉडीज़ में भी हो सकता है, दूसरे एनी जनरल बॉडीज़ जिनके पास में मास हो, अट्रैक्टिव इन नेचर, इस तरह करके। ठीक है, लेकिन अर्थ के लिए एक स्पेशल नाम हम लोग दे दिए वेट। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इसमें ये मैन को ये किधर अट्रैक्ट कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ में। ये इस मैन को अपने सेंटर की तरफ में, इस मैन को अपने सेंटर की तरफ में। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये जो मैन है, जो ये वाला आदमी है, इसको ये गिर जाएगा इधर में, ऐसा नहीं है। he will not fall down and he will not fall down like this। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये एक फील्ड फोर्स होगा। हमने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फील्ड फोर्स है। तो इस तरह से वेट भी एक फील्ड फोर्स है, अराइजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, और क्या है, इट एग्जिस्ट्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। तुम लोग जो है ना वेइंग मशीन में नापे होगे, वेइंग मशीन इस तरह का रहता है, यहाँ पे खड़े हो जाते हो। ठीक है, वाई डज द वेट, मतलब वेट अराइज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन अर्थ का जो फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लो F = G m1m2/r² हमने बताया था। ओके, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा इस इक्वेशन में, यहाँ पे एक जगह होगा मास ऑफ द अर्थ लिखना पड़ेगा, राइट। मास ऑफ द अर्थ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ द पुल ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर रहे, तो मास ऑफ द अर्थ होगा। और दूसरा जगह जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट MO लिख देते हैं। और ये डिस्टेंस बिटवीन देम क्या, ये डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा इन जनरल, ये देखो, ये जो वाइट एरो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम लोग जो है ना रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर देंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये है आपका क्या, दिस इज वेट, दिस इज योर वेट। एक्चुअली जो नापते हो ये वाला नापते हो आप लोग। ठीक है, ये वेट है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। ओके ओके, सो दिस इज वेट। ओके, ये स्पेशल टाइप का फोर्स है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 फोर्स जाना, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, ये टेंशन है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, और वेट। ठीक है, आगे चलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जी, यहाँ पे ध्यान देना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि ये फिगर देखो, ये टेबल है और इसके ऊपर में एक बॉक्स रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये टेबल को जो बॉक्स है वो अपने कौन उसको खींचेगा, अर्थ, क्योंकि नीचे में अर्थ है, राइट, उसको अर्थ खींचेगा। तो वो जो खींच रहा है अर्थ, उसको, वो फोर्स का नाम क्या है, वेट। ये वाला जो एरो है, ये कौन सा फोर्स दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, राइट, वेट दिखा रहा है। अभी अपना वेट से ये क्या करेगा, इस टेबल को प्रेस करेगा,
ठीक है, तो टेबल भी उसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, राइट, टेबल भी इसको ऊपर की तरफ में फोर्स देगा ना। तो टेबल जो इसको दे रहा है, जो फोर्स दे रहा है, ये रेड कलर का जो एरो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन, ओके, एक्शन रिएक्शन सुने हो ना, तो ये वाला जो है एक्शन हो जाएगा और ये वाला क्या है, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, वेट इज एक्शन, नॉर्मल इज रिएक्शन, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, दिख रहा है, कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगा बॉडी तब तक अराइज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये बॉक्स अगर टेबल पे फ्लोट कर रहा होता, मतलब कि कांटेक्ट में नहीं रहता, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ये आता नहीं, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो टेबल बॉक्स पे लगा रहा है ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो अगर कांटेक्ट में नहीं है तो नहीं रहेगा। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला रेड वाला जो फोर्स है दैट विल डिसअपियर। बट ये डिसअपियर होगा क्या, दिस इज वेट, ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है, वेट। वेट तो फील्ड फोर्स है ना, वो कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वेट के बारे में एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, वेट के बारे में। ये क्या है, हाँ ये देखो, ये हमारा था फोर्स, फोर्स विच अर्थ इज एक्सर्टिंग ऑन एनी बॉडी हैविंग मास। ठीक है, तो दिस इज द वेट। ओके, तो अभी फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हमने देखा था F इक्वल टू ma। फाइन, तो यहाँ पे हम ma लिख देंगे। देखो किसका ma होगा, जिस फोर्स पे, जिस बॉडी पे लग रहा है, तो कौन से बॉडी पे लग रहा है, यहाँ देखो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो उसी का यहाँ पे मास लिखना पड़ेगा ma। और ये a क्या है, एक्सेलरेशन। अभी ये देखो हम लोग कौन सा फोर्स का बात कर रहे हैं, अर्थ के चलते जो फोर्स लग रहा है उसका बात कर रहा है, उसको उसके चलते जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे ए के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आप लोग जो है इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे, ये एम नॉट और एम जॉट दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी देखो बाकी सारा कांस्टेंट है। ये वाला कांस्टेंट हमने कुछ देर पहले बताया था, मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, सो जी इज व्हाट, कांस्टेंट। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग जो है ना अप्रॉक्सीमेट करके 10 लिख देते थे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये हमने क्या लिखा, m इंटू जी, m इंटू जी। और हम किस फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम वेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम वेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेट जब भी लिखेंगे हम क्या लिख देंगे, वेट मतलब mg। ठीक है, mg लिखना पड़ेगा। वेट जब भी लिखेंगे हम क्या लिखना पड़ेगा, W इक्वल टू mg। ठीक है, और जी का वैल्यू क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम हमेशा लिखेंगे W इक्वल टू mg। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम वेट दिखाएंगे हम क्या लिखेंगे, mg। और m क्या, जिस ऑब्जेक्ट का हम वेट दिखा रहे हैं। ठीक है, और g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एग्जांपल था, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नीचे वाला जो फोर्स उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेट। ठीक है, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mg। इमीडिएटली हम लोग लिख देंगे mg, W इक्वल टू mg। और m किसका मास है, इसका मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m। ठीक है, तो W इक्वल टू mg। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला जो फोर्स है रेड कलर का, उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, हम लोग n लिखते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और इसके डीप में जाते हैं, थोड़ा सा और इसमें डीप में जाते हैं, देखते हैं। हाँ, नॉर्मल का दूसरा मतलब होता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो इसलिए ये एक आपका चैप्टर रहेगा मैथ्स में, बाद में आप लोग पढ़ोगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्या होता है, अगर आप सर्कल बनाओगे, इफ़ यू मेक एनी सर्कल, so this is your radius, this is tangent, okay, and radius is perpendicular to the tangent, so this is called normal। रेडियस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ऐसे बोल सकते हैं रेडियस इज नॉर्मल ओवर टेंजेंट एंड टेंजेंट इज नॉर्मल ओवर रेडियस। ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सरफेस, दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आए हैं। ओके, ये ब्लॉक कैसे रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक टेबल के कांटेक्ट में है एंड टेबल इज इन कांटेक्ट विद द ब्लॉक। ठीक है, तो और हमने क्या बोला, अगर कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू नहीं होगा कुछ, ये वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, एक्ट्स ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये केवल एक ही दिखाया है, हम आपको थोड़ा डिटेल में इसका दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, ये ब्लॉक को अलग से बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट इक्वल टू mg, ऐसा करके दिखा दिया। ओके, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं mg को, mg। ओके, और नीचे टेबल है, टेबल क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ में पुश करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ड्यू टू टेबल, okay, and on the block, this normal reaction is due to table and on the block। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग में। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टेबल का डायग्राम बना के दिखाते हैं कि उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, टेबल को अगर अलग से हम लोग बनाए तो टेबल कैसा दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये टेबल है, टेबल में भी वेट लग रहा होगा, राइट। तो W इक्वल टू mg जब लिखेंगे तो m कौन सा डालेंगे, टेबल का मास, राइट। तो मास ऑफ द टेबल लिख देते हैं, और g तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम रहेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लॉक है इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, राइट, नीचे की तरफ में प्रेस कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको n लिखना पड़ेगा। और ये जानने वाला बात, ये n क्या है, ये वाला है ड्यू टू ब्लॉक, ओके, ऑन टेबल मतलब टेबल पर किसके चलते लग रहा है, ब्लॉक के चलते। ठीक है, तो हमने जब पहले दिखाया था, ये ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन बन रहा था और टेबल पे जो नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, डायरेक्शन देखो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन दोनों को अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये सरफेस है और तुमको इस पे दिखाना है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर मान लो कि सरफेस ऐसा है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ड्यू टू दिस सरफेस ऑन द ब्लॉक कैसा रहेगा, ऐसा। क्यों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि ये है सरफेस, इस तरह करके ब्लॉक लगा हुआ और कोई ऐसा करके जो ना पुश करके रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पर ड्यू टू दिस वॉल किधर लगेगा, लाइक दिस। वाई, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, होप नॉर्मल रिएक्शन इज
क्लियर? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। इट एक्ट्स ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अगर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा तो एक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आयरन पे एक्ट करता है लेकिन वुड पे एक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आयरन का एक प्रॉपर्टी होता है, सपोज ये आयरन है तो ये अपने इट अलाउज मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। इट अलाउज मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। और भी मटेरियल्स होते हैं तो बट मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज आयरन। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि ये जो है ना, इसको लगने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक ये है, एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक आयरन पीस रखो तो ये अपने आप इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। ये आपको मतलब इसका कोई कांटेक्ट में लाने का ज़रूरत नहीं है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। क्यों इस तरह अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है? क्योंकि ये अपने फील्ड के अंदर में इसको अगर रख देंगे तो, अगर बहुत दूर रख देंगे तो नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर, इसके फील्ड के अगर हम लोग अंदर रख देते हैं, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर अगर रख देंगे तो डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएगा अगर आयरन रहेगा तो। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है तब तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। जैसे अगर ये है, ये मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल लगा तो अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, लेकिन क्या होता है दूसरा मैग्नेट को ये आइदर अट्रैक्ट या रिपेल कर देता है। मान लो कि ये दूसरा मैग्नेट है इस साइड में, यहाँ पे इसका पोल रहता है नॉर्थ पोल, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो क्या करेगा ये रिपेल कर देगा। ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। और सेम पोल अगर अनलाइक पोल रहेगा तो अट्रैक्ट कर देगा, अनलाइक पोल रहेगा तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कंडीशनल है, कैसा होगा ये डायरेक्शन कैसा होगा थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर फॉर डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स, रिपल्सिव इन नेचर फॉर सेम मैग्नेटिक पोल्स। ओके, और फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है इसका क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, उसका कितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कभी कभी देखोगे आप लोग छोटा छोटा मैग्नेट का भी बहुत ज़्यादा पावर रहता है। ओके, तो इट इज़ नॉट द साइज ऑफ द मैग्नेट, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड विच इट इज़ एबल टू सेट। ठीक है, तो इसका कोई इक्वेशन एज सच होता नहीं है। ओके, जो आपको पढ़ना नहीं है इसमें, इसका बहुत कम यूज़ आता है, बट एनीवेज आप लोग जान के रखो। टाइप्स ऑफ फोर्सेस अगर पूछता है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको भी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी एक फील्ड फोर्स है। ये क्या है? फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस। ओके, तो आप लोगों को पता होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे तभी, क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो फिगर है इसमें अनलाइक चार्ज है। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज है तो ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है इस तरह से। ठीक है, अनलाइक चार्ज है। और सेकंड एग्जांपल में क्या है, लाइक चार्जेस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, और इसमें क्या है, टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। ओके, ये बिल्कुल जो है ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है। ठीक है, इसका भी आपको इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, सिमिलर है एकदम। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता था, इस तरह का देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था F = G(m1m2/r²). ठीक है, ये G क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली ये क्या है, F ये F क्या है, ये ग्रेविटेशनल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्या है, K कोई भी कांस्टेंट, ओके, Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, हम लोग मास, दोनों मास को मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे क्या किए, हम लोग दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, दोनों चार्जेस को हम लोग मल्टीप्लाई किए। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये देखो ये डिस्टेंस बिटवीन देम है, आर जो है डिस्टेंस बिटवीन देम है, यहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन देम था ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव था, ये थोड़ा कंडीशनल है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी फील्ड फोर्स है। ओके, ये भी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को ये नहीं चाहिए, कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं है, ये आइदर ये अट्रैक्ट या रिपेल अपने आप कर देगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस इज अ फील्ड फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट ओके और फील्ड फोर्स। ओके, ये क्या करता है, आप अपना ही एक फील्ड सेट करता है। सपोज ये चार्ज है, ये अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सेट किया, इसमें अगर दूसरा चार्ज आएगा तो इधर अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि सेम चार्ज है कि अलग अलग चार्ज है। ओके, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन आता है आपको बॉयंट फोर्स। ओके, बॉयंट फोर्स मतलब अपथ्रस्ट, वो जो पानी में जो जब आप जाते हो तब हल्का फीलिंग आता है, हल्का वाला, उसको क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये इमेज थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया है, इस टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, बट एनीवेज हम आपको बता देंगे। एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं, एक्ट्स ऑन अ बॉडी फुल्ली और पार्शली इमर्स्ड इन एनी लिक्विड लाइक वाटर, ऑयल एट्सेट्रा। ठीक है, तुम जैसे ही पानी में जाते हो क्या होता है, जैसे ही तुम पानी में जाओगे क्या होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर। ये लाइटर क्यों होता है, क्योंकि पानी के चलते तुमको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। और क्या फोर्स लग रहा है, एक तो अर्थ के चलते वेट तुम्हारा लग रहा है, वेट इक्वल टू mg, और ये क्या है, ये एक अपथ्रस्ट लग रहा है ड्यू टू वाटर, है ना, अपथ्रस्ट लग रहा है ड्यू टू वाटर। ओके, तो ये है तुम्हारा अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट किसके किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, थोड़ा हम लोग सोच लेते हैं। ये डिपेंड करता है वाटर अगर लिक्विड लिए हो तो उसका डेंसिटी पे डिपेंड कर, अगर मान लो ऑयल लिए हो तो उसका डेंसिटी पे डिपेंड करने लगेगा, राइट। तो अपथ्रस्ट इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, और जितना ज़्यादा तुम डूबते जाओगे उतना ज़्यादा तुमको लाइटनेस फील होता जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हाउ मच ऑफ योर वॉल्यूम इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। योर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना लिक्विड पे डूबा हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। ठीक है, ओके, तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ऐसे आता है dVg। ठीक है, U इक्वल टू dVg। अब ये किसका है, लिक्विड का, राइट, और ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, कितना वॉल्यूम बॉडी का डूबा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस नहीं पढ़ना है आपको, बट हम बता दे रहे हैं थोड़ा इसका डिटेल्स में क्या होता है क्या नहीं होता है सर। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। किधर लगता है ये वाला फोर्स, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, अप थ्रस्ट, इसलिए इसका नाम अप है, अप थ्रस्ट। बॉयंट फोर्स को और क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट बोल देते हैं। तो अप मतलब ऊपर के तरफ में। ठीक है, ओके, ये कांटेक्ट फोर्स होगा क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आएगा, पानी या एनी लिक्विड, तभी जाके अप थ्रस्ट लगता है। ओके, कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो कैसे होगा, ये पानी के कांटेक्ट में आएगा तभी जाके अप थ्रस्ट लगेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखो। ये वाला क्या है, ये वेइंग मशीन है। ठीक है, ये वाला, ये वेट दिखा रहा है आपको, तो इसका वेट यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे इसका वेट दिख रहा है 7 kg।
ठीक है 7 kg दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही इसको पानी में अंदर डाले तो क्या हो गया, इसका वेट कितना दिखाने लगा, 3 kg दिखाने लगा, राइट। तो अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा जी, अपथ्रस्ट 3 kg लग रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है। तभी तो ये 7 से क्या दिखाने लगा, 3 दिखाने लगा। यहाँ पे ये 7 दिखा रहा था, देखो यहाँ पे 7 दिखा रहा है, यहाँ पे 4 दिखा, तो कम कितना हो गया, 3 का। तो वाटर के चलते कम हुआ ना उतना, अपथ्रस्ट के चलते कम हुआ है, तो अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, 3 न्यूटन्स। सपोज न्यूटन्स में ले लो, ये 7 न्यूटन दिखा रहा था इसका वेट, और यहाँ पे वेट कितना दिखाने लगा, 4 न्यूटन, ठीक है। तो अपथ्रस्ट कितना लगने लगा, 3 न्यूटन। ओके, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होने से मतलब लिक्विड के कॉन्टैक्ट में नहीं आने से अपथ्रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वेट ये नाप रहा है, इसको बोलते हैं, ये जो 4 दिखा रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेट एयर में जो है, राइट। अभी ये डूबा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डुबाने वाले हैं, तो उस समय जो वेट दिख रहा है आपको, दैट इज एक्चुअल वेट, ये एक्चुअल वेट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपैरेंट वेट दिख रहा है, इस जगह पे अपैरेंट, ठीक है। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या बोल सकते हो, एक्चुअल वेट माइनस अपैरेंट वेट। कैसे लिखे इसको, ठीक से लिख देते हैं, एक्चुअल माइनस अपैरेंट वेट। ओके, ठीक है। अपथ्रस्ट क्लियर हुआ, अपथ्रस्ट का भी चैप्टर है क्लास 9 में, ठीक है। ग्रेविटेशन का चैप्टर है, अपथ्रस्ट का चैप्टर है। ओके, ग्रेविटेशन में ही वेट आ जाएगा आपका, ठीक है। और ग्रेविटेशन का ये अपथ्रस्ट का इक्वेशन क्या था, U इक्वल टू dvg, dvg। ये क्या, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये नया फोर्स है जो आप लोग देख रहे हो। इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, ये दोनों बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हाथ पकड़ के घूम रहे हैं इस तरह से, तो इनको क्या फील होगा, इनको फील होगा कि ये पीछे तरफ जा रहे हैं, तभी तो इनके हाथ में टेंशन है, ये पीछे जा रहा है, इसको फील होगा कि ये पीछे जा रहे हैं, और ये इसको फील होगा कि ये पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तभी जाके ये दोनों झुक के और घूम रहे हैं फ्रीली, ठीक है। मेरी गो राउंड में जैसे फील होता है, मेरी गो राउंड का एक हम बना देते हैं आपको फिगर, टॉप व्यू बना रहा है, ठीक है। इस तरह का रहता है मेरी गो राउंड, यहाँ पे एक बच्चा बैठा, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे, ठीक है। जब इसको घुमा देते हैं तो क्या होता है, ये लगता है हम इसको कि आग बाहर जाने वाला है, ये इस तरह से। तो ये कब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब सर्कुलर मोशन में रोटेशन होता है तब, ठीक है। यहाँ पे देखो, द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी रोटेट करता है तो इसको जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसको क्या है, उसको एक आउटवर्ड फोर्स फील होगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो और एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला स्टोन है, ओके, और यहाँ ये वाला थ्रेड है जिसको आप पकड़ के क्या कर रहे हो, इस तरह से गोल सा घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये अगर मान लो बीच में ये वाला अगर टूट जाता है तो इट विल गो आउटसाइड द सर्कल लाइक दिस, राइट। घुमाते घुमाते अगर ये रोप टूट जाता है तो इट विल गो आउटसाइड द सर्कल लाइक दिस, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कीप्स द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन।
इन अदर वर्ड सर्कुलर मोशन में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये सर्कुलर मोशन में हो रहा है, ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, कितना स्पीड से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और कितना रेडियस ऑफ द सर्कल है उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स क्या है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ओके। एफ डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन स्पीड, और एक्चुअली अगर इन्वेस्टिगेट करते तो हम लोग पता चलता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। हाँ, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये वी स्क्वायर होता है यहाँ पे। बट एनीवेज ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है वो जान लो। किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या है? ये कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओके। अगर मान लो कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, जैसे कि मान लो ये सन है, ये अर्थ है, अभी हम दोनों के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन में है, अर्थ इज इन सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, लेकिन इन दिस केस इट इज़ नॉट कॉन्टैक्ट। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल हम दिखाए यहाँ पे, इन दिस केस इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। वो जो स्टोन्स को सर्कल कर रहे थे वो वाला एग्जांपल में भी ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। मे बी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, सी वाला पॉइंट देखो, मे बी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग ऑन इफ द बॉडी मूविंग इन द सर्कल इज इन सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट और नॉट। अगर ये कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट में नहीं है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है? सर्कुलर मोशन में जब कोई भी रहता है तो आउटवर्ड फोर्स जो उसको महसूस होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो कि गाड़ी से जा रहे थे, ऐसे गाड़ी से जा रहे थे और अचानक से जो है ना सर्कुलर टर्न लिया, तो तुम अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हो, कैसा लगेगा कि इधर गए हो, इस साइड में तुमको धक्का लगा है, ऐसा लगेगा, ओके। आउटवर्ड द सर्कल, ओके, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग के चलते जो फोर्स आता है वो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स दो तरह का होता है, इट इज़ नॉट द टाइप, मतलब हम बता रहे हैं आपको, समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है। अभी क्या आपने इसे पकड़ के ऐसा करके स्ट्रेच कर दिया, तो जब स्ट्रेच कर दिया या इलोंगेट कर दिया, ठीक है, तब क्या होता है देखते हैं। जब इसको आपने इलोंगेट कर दिया तब क्या होता है? आपने इलोंगेट कर दिया, अभी ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ पे मान लो ये अटैच्ड था, तो ये बॉक्स पे लगा, बॉक्स को आपने पकड़ के इधर मूव किया राइट साइड, तो यहाँ इस पॉइंट पर बॉक्स का अगर हम लोग फोर्स दिखाएं तो क्या लगेगा? इसको इस डायरेक्शन में स्प्रिंग खींच रहा है, तो ये है तुम्हारा फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, राइट। तो बॉक्स पे कैसा फोर्स लगा? इस डायरेक्शन में, तुम बॉक्स को इधर खींच रहे थे टुवर्ड्स राइट, लेकिन बॉक्स पे किधर लग गया? टुवर्ड्स लेफ्ट, ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। और एक केस आ सकता है, क्या केस आ सकता है? देखो, सेम चीज़ है, ये है तुम्हारा स्प्रिंग। अभी तुम बॉक्स को क्या किए? तुम जो है ना बॉक्स को कॉम्प्रेस कर दिया, ऐसा कर, मतलब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया, बॉक्स को इधर पुश करके स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिए, तो क्या होगा? होगा ये कि बॉक्स पे ऐसा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग क्या करेगा? उसको इधर धक्का देगा, ठीक है।
तो डिपेंड्स कि स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी कॉम्प्रेस हो रहा है। अगर एलोंगेट हो रहा है तो अकॉर्डिंगली फोर्स लगेगा, अगर कॉम्प्रेस हो रहा है तो अकॉर्डिंगली फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो स्प्रिंग कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। अगर कोई भी इसमें एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन नहीं हुआ है तो ये क्या है, नेचुरल लेंथ में है। ओके, नेचुरल लेंथ। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन द स्प्रिंग हैज़ टू मूव टू अटेन इट्स नेचुरल लेंथ। इसके लिए और एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, वहीं पे बताते तो अच्छा रहता, बट एनीवेज। जैसे मान लो कि इस बार हमने क्या किया है, ये वाला एलोंगेट किया है, तो एलोंगेट किया तो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया, तो स्प्रिंग को किधर जाना पड़ेगा ये करने के लिए, अपना नेचुरल लेंथ पाने के लिए इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली कंप्रेशन के लिए। ओके, तो ये है आपका स्प्रिंग फोर्स। और जितना ज़्यादा एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा। ओके, जैसे मान लो कि स्प्रिंग फोर्स अगर x है, ये स्प्रिंग है, ये तुम्हारा, इसको तुमने x डिस्टेंस तक मूव कर दिया नेचुरल लेंथ से। ठीक है, तो जो भी स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लेंथ हमने स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया, दो बोथ वेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, कॉन्टैक्ट ही रहेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, दो सरफेस पे लगता है, राइट। जैसे कि ये बच्चा देखो यहाँ पे जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है विच इज़ प्रिवेंटिंग द बॉक्स फ्रॉम मूविंग। होता क्या है कि देयर आर टाइनी सरफेसेस ओवर द अर्थ ऑल्सो। अगर अर्थ का तुम जूम करके देखोगे तो इस तरह से दिखेगा तुमको, ऐसे 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 जो है ना पोर्स है। और ये जो बॉक्स है, बॉक्स का नीचे वाला सरफेस को अगर जूम करके देखोगे तो भी वहाँ पे जो है ना ऐसे ऐसे जो है ना इरेगुलेटरिटीज दिखेंगी। ओके, और ड्यू टू इट्स वेट क्या होता है, ये दोनों चिपक जाएंगे और इंटरलॉक हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से इंटरलॉक हो जाएंगे। तो इस जब हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इंटरलॉक्स को ब्रेक करने का जितना हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द फ्रिक्शन विच इज़ डेवलपिंग। ओके, तो ये करता क्या है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या करता है, ओपोजेस द मोशन। ये जाना किधर चाह रहा है, ये ब्लॉक जाना चाह रहा है इस साइड में। ठीक है, तो फ्रिक्शन ऐसा डेवलप होगा कि इसको उधर जाने नहीं देगा, तो किधर आएगा, इस साइड में। तो इवन इफ इट इज मूविंग दैट साइड यू कैन फील द ड्रैग ऑन द सरफेस। ओके, और गैस कर सकते हो ड्रैग का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जनरली ओपोजेस द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन, मतलब जाना चाह रहा है फिर भी नहीं जाने देगा, अगर जा रहा है फिर भी नहीं जाने देगा, राइट। ऐसा डायरेक्शन वो क्रिएट करेगा कि मुश्किल करेगा जाने में। ओके, ये इधर जाना चाह रहा है लेकिन फ्रिक्शन किधर डेवलप होगा, इधर, तभी तो उसको मुश्किल होगा, इवन इफ इट इज़ नॉट मूविंग। ओके, थोड़ा सा पहले फोर्स लेके देखेगा तो मूव नहीं कर रहा था, तब तक फ्रिक्शन फिर भी इधर, क्योंकि फोर्स ही किधर दे रहा है, इधर। और मूव कर, अगर ये मूव करता दैट मीन्स नीचे में कोई फ्रिक्शन नहीं था। ठीक है, अगर मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन जितना भी डेवलप हो रहा है उससे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, याद है, इधर से कुछ फोर्स लग रहा है, इधर से कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो ये 7 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो किधर जाएगा ये बॉडी, इधर जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को अगर हमको इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको पुश करना पड़ेगा, सॉरी हमको फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक्ट्स ऑन बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट।
ओके ओके। तो ये क्या करता है, एक्ट्स ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दोनों सरफेस पे एक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ब्लॉक और ग्राउंड, ये ब्लॉक पे भी एक्ट करेगा और ग्राउंड पे भी एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ठीक से बना के दिखा देते हैं। ब्लॉक है तो ये ब्लॉक जा रहा है इधर, तो ये ग्राउंड जो है ब्लॉक पर किधर लगाएगा, इस साइड में फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन ग्राउंड पे अगर देखें तो ब्लॉक ग्राउंड से इधर जा रहा है ना, इसका मतलब ग्राउंड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इधर जाएगा, तो ब्लॉक जो है ग्राउंड पे किधर लगाएगा, इस साइड, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, मान लो यहाँ पे बालू वगैरह रहता और तुम इधर पुश करे तो बालू वगैरह सब आगे तरफ जाता, ठीक है। दैट मीन्स द ब्लॉक इज गिविंग ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द ग्राउंड बट ग्राउंड इज गिविंग ए बैकवर्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है। पॉइंट नंबर डी क्या है, पॉइंट नंबर डी है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन वन सरफेस ड्यू टू द मोशन ऑफ अदर सरफेस, ठीक है। ओके तो फ्रिक्शन का थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। फ्रिक्शन शायद पढ़ना आप लोगों को इसी ये में, थोड़ा डिटेल्स में हम लोग फ्रिक्शन का देख लेते हैं। देखो मान लो कि ये ब्लॉक है, यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, ओके। ये इधर में एक एफ फोर्स कहाँ चला गया, ओके। ये एफ फोर्स इस पे लग रहा है, ओके। तो ये रफ सरफेस है, लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर बोल दे, कुछ नहीं बोला है ना रफ सरफेस है कि नहीं, तो यू कंसीडर दैट इट इज स्मूथ। अगर नहीं बोला है तो, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं फाइन रफ सरफेस है, ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर पुश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन होगा, इस उल्टा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखो एफ स्मॉल एफ, तो अगर मान लो जस्ट इसको टच करेंगे तो ये तो मूव नहीं करेगा, राइट। टच कर रहे मतलब हम बहुत छोटा फोर्स लगा रहे हैं, कोई 0.1 न्यूटन सपोज हम लगा रहे हैं, तो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये भी कितना होगा, जीरो, नीचे वाला फोर्स भी, फ्रिक्शनल फोर्स भी 0.1 न्यूटन होगा, तभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, इसको एक मिनिमम फोर्स चाहिए, ये क्या होता है, ये एडजस्ट करता है। जैसे कि तुम 1 न्यूटन लगाओगे यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 न्यूटन लगाओगे कैपिटल एफ की जगह में, तो स्मॉल एफ भी एडजस्ट होगा, कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। अगर 2 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 2 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन ये इसका एक कैपेसिटी होता है एडजस्ट करने का, ऐसा नहीं कि ना 100 न्यूटन लगा दिए फिर भी 100 न्यूटन, नहीं, केवल 3 न्यूटन तक सपोज फॉर एग्जांपल, डिपेंड करता है इन दोनों सरफेस में कैसा ये इंटरलॉकिंग हुआ है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो कि 3 न्यूटन तक मैक्सिमम डेवलप कर सकता था, तो एफ अगर 3 दे दिया तो ये भी फ्रिक्शन कितना, 3 न्यूटन तक। अभी ये मूव नहीं कर रहा है, जैसे ही तुम 3.1 न्यूटन दोगे, लेकिन ये और एडजस्ट नहीं कर सकता, ये कितना ही रह जाएगा, 3, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो फोर्स है कैपिटल एफ बिकम्स ग्रेटर देन स्मॉल एफ एट व्हाट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, राइट। 3.1 और 3 पे ये हो जाता है, ये एडजस्ट हो जाता है, समझ में आया। तो दैट मीन्स दिस फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन दिस फोर्स, तो अभी क्या होगा, एक नेट फोर्स आ जाएगा इस साइड में, नेट फोर्स कितना आएगा, 0.1 है कि नहीं, क्योंकि इस साइड में ये 3.1 है, ये 3 है, तो 0.1 फोर्स है, उसके हिसाब से फिर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, ये 3 चल, तुम इधर में 3.1 से 4, 5 बढ़ाते जाओ, लेकिन ये 3 के बियॉन्ड तो एडजस्ट नहीं कर सकता ना, केवल 3 चलता रहेगा। तो इसका एक ये होता है,
इसका एक ग्राफ आता है, ठीक है। ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। इस तरह से तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एफ मतलब जो फोर्स हम लगाएं, और इधर क्या है, इधर में फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हुआ। पहले क्या हो रहा था, जितना कैपिटल एफ था उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स था। इस तरह से 0 से चालू होगा। हाँ, अभी क्या हुआ, कुछ देर बाद फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट नहीं करने लगा, लेकिन फोर्स तो बढ़ रहा है ना, तो जितना था उतना ही रह गया, फ्रिक्शनल फोर्स जितना था उतना ही रह गया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ग्राफ। ओके, ये जो डॉटेड लाइन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू मतलब उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्रिक्शन मतलब यहाँ तो मूव नहीं किया ना, बॉडी डिड नॉट मूव एट दिस पॉइंट, राइट। नो मूवमेंट, बॉडी मूव नहीं किया इस ड्यूरेशन में, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट हुआ बॉडी का, ठीक है, मूवमेंट हुआ। तो जहाँ मूव नहीं किया वहाँ पे हम लोग उसका नाम क्या दे देते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मूव नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, मूव किया है, तो क्या है, काइनेटिक। ओके, समझ में आया सबको। बेसिक ग्राफ ये वाला है, ये वाला, दिस इज द ग्राफ। फाइन, दिस इज स्टैटिक पार्ट, नो मूवमेंट, दिस इज काइनेटिक पार्ट, मूवमेंट, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है, दिस इज फ्लैट कर्व पैरेलल टू द एफ एक्सिस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट फ्रिक्शन कैनॉट इंक्रीज इट्स वैल्यू मोर देन अ लिमिट, तो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। ओके, ओके, वन मोर थिंग। तो हमने देखा क्या क्या, फ्रिक्शन, दो तरह का फ्रिक्शन हमने देख लिया अभी, क्या क्या, स्टैटिक और एक काइनेटिक। डायनेमिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक मतलब नो मूवमेंट, काइनेटिक मतलब मूवमेंट हो रहा है तब फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक मतलब जब बॉडी मूव नहीं किया है तब जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है वो। काइनेटिक फ्रिक्शन भी अब दो तरह का हो जाता है, एक है स्लाइडिंग और दूसरा है रोलिंग, ठीक है। रोलिंग भी तो काइनेटिक हुआ ना, मूव कर रहा है। ओके, so these are types of friction, okay, ठीक है। ओके, वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गया, इतना टाइप्स ऑफ फोर्स आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो अभी है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो मे प्रोड्यूस मोशन और एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, जिस पे भी फोर्स लगा रहे हो उसमें मोशन या एक्सेलरेशन ला सकता है, डिसेलरेशन भी ला सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है, स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है। तो और क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैन यूजेस अ फोर्स टू मूव स्टेशनरी लॉन मूवर, ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, साइक्लिस्ट यूजेस बिगर फोर्स टू पेडल हिज साइकिल एंड इंक्रीज हिज स्पीड, स्पीड इंक्रीज करने वाला, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, ए फुटबॉलर यूजेस फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है। इसका गोल की तरफ में आ रहा है तो ये मार के दूसरी तरफ कर सकता है। वैसे क्रिकेट में भी जो है ना, बॉलर क्या करता है, क्रिकेट बैट्समैन की तरफ में बॉल फेंकता है, तो बैट्समैन उसका बॉल का जो है ना अपनी फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर देता है। और यहाँ पे देखो बेकर वाला एग्जांपल दिया, बेकर क्या करता है, आटा का शेप चेंज कर सकता है, ओके। फोर्स क्या करता है, शेप चेंज कर देता है, ओके। और एक इफेक्ट होता है, ओके, ये रोटेशन करवा सकता है ऑब्जेक्ट्स का, में
कॉज रोटेशन, ठीक है, मे कॉज रोटेशन। ओके, दिस इज अनदर इफेक्ट। ओके, क्या क्या इफेक्ट है? कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन ऑब्जेक्ट को इम्पार्ट कर सकता है, या क्या कर सकता है, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मे चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फाइन। ये था तुम्हारा क्या, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। हमने बहुत सारे टाइप्स देखे फोर्सेस के। कितने टाइप्स देखे? फोर्स का करीबन हमने 10 टाइप्स देखा फोर्स का। फोर्स का हमने 10 टाइप्स देखा, फ्रिक्शन इंक्लूड करके। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, हम एक बार देखते हैं शुरू से। पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, मासेस पे लगता है। जो भी दो मास है, एनी बॉडी हैविंग मास अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी हैविंग मास ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर, फील्ड फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा टेंशन है। टेंशन किस पे एक्ट करता है, रोप पे या स्ट्रिंग पे, और क्या होता है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड अलोंग द रोप, अवे फ्रॉम द बॉडी इन कॉन्टैक्ट एंड अलोंग द रोप। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यस, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलर क्या है, वेट। यहाँ पे वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जिस फोर्स से किसी भी मास को अपने की तरफ खींचती है उसको बोलते हैं वेट। ओके, फील्ड फोर्स है, और एग्जिस्ट बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो F इक्वल टू एम ए जब होता था, सिमिलरली वेट को W बोल देंगे, W इक्वल टू एम जी। ये चीज़ याद रखना, W इक्वल टू एम जी बार बार काम आने वाला है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द कंप्रेशन ऑफ वन सरफेस ड्यू टू द अदर सरफेस। जैसे तुम बैठ रहे हो कुर्सी पे, ठीक है, तुम अगर कुर्सी पे बैठे हुए हो, सपोज लाइक दिस यू आर सिटिंग, ठीक है, तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द चेयर, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू यू ऑन द चेयर। और तुमको चेयर के चलते कभी कभी बहुत ज़्यादा देर तक बैठते तो दर्द करता है। क्यों दर्द करता है, क्योंकि वो चेयर एक फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर में, राइट। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऑन यू ड्यू टू द चेयर। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लगता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। ओके, एक्ट्स ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल, फील्ड फोर्स है। अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, देखना पड़ेगा क्या ये है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तब तो अट्रैक्टिव होगा, और मैग्नेटिक पोल पे अगर फोर्स देख रहे हैं तो या तो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव होगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, देन फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने देखा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लाइक उसका डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक है, देन हमने देखा बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, अगर लिक्विड के अंदर कोई बॉडी जाता है और वाटर को डिस्प्लेस करता है, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, तो लिक्विड क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा हमने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसको फील होगा कि वो बाहर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो ये कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये इनिशियली बॉडी के साथ में कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट में था कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ और सन वाला एग्जांपल हमने दिया था, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन एंड अर्थ इज फीलिंग अ फोर्स विच इज ट्राइंग टू पुश इट आउटवर्ड्स द सर्कल। ठीक है, तो वहाँ पे तो वो कांटेक्ट में नहीं था, सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है अर्थ, तो इट इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स इन दिस केस। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें ये दोनों बच्चे लोग कांटेक्ट में हैं। ठीक है, देन स्प्रिंग फोर्स बताया हमने, कंप्रेशन और इलोंगेशन का केस लेके दिखाया, कांटेक्ट फोर्स है, और कैसे ये जितना चेंज इन लेंथ होता है उस पर फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रिक्शन देखा हमने, फ्रिक्शन ऑपोजेस द मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, और एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट।
ओके, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से फ्रिक्शन का ग्राफ देखा, किस तरह से वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचते ही फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उसका ग्राफ इस तरह से आता था, इस तरह से आता था। ये वाला जो मोशन, ये को थोड़ा ये चेंज कर लेते हैं, ये जो एरिया है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का स्टैटिक और काइनेटिक पता चला। तो काइनेटिक में दो तरह का हो सकता है, स्लाइडिंग और रोलिंग, ये दो चीज़ हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद अभी हम लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखे, 4 इफेक्ट क्या क्या। फोर्स कैन सेट मोशन टू अ बॉडी और इट कैन स्टॉप मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मे कॉज रोटेशन, ठीक है, रोटेटरी इफेक्ट भी कर सकता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ प्रेशर, सॉरी, टाइप्स ऑफ प्रेशर देखते, 3 तरह का है, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान दो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा हम अलग तरीका से बताते हैं, जैसे कि स्कूल बुक्स में आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, बट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आप लोग उस तरह से लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला जाने थे, P इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाई ए, ये जाना था हमने, P इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाई ए। अभी ये क्या है, ये जनरली आप लोग देखोगे सॉलिड, जनरली मतलब लिक्विड्स में भी कभी कभी होता है, लेकिन जनरली कहाँ दिखेगा आपको, सॉलिड्स में, ठीक है। तो ये वाला है, इसीलिए हम, और लिक्विड में क्या होता है ना, अलग तरह से प्रेशर बिल्डअप होता है। जैसे जैसे आप लोग लिक्विड के डेप्थ में चले जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और गैस में अलग होता है, तो हम लोग इसको अलग तरह से तीनों के लिए पढ़ेंगे। क्या फर्स्ट टाइप है ऑन सॉलिड्स, ऑन सॉलिड्स। तो ऑन सॉलिड्स क्या है, P इक्वल टू एफ बाई ए, एफ परपेंडिकुलर, P इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाई ए, ठीक है। लिक्विड्स में क्या है, लिक्विड्स में P इक्वल टू एच रो जी। ये हम थोड़ा समझा देते हैं, एच रो जी क्या है, जैसे मान लो कि ये है आपका कंटेनर, ये कंटेनर है, ओके, और सॉरी ये एच हाइट का है, मान लो कि तुम एच हाइट तक गए हो नीचे, ओके, यहाँ सरफेस से एच हाइट नीचे तक गए हो। लिक्विड का डेंसिटी है रो RHO बोलते हैं इसको, ठीक है, रो, ये है लिक्विड का डेंसिटी, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स का फॉर्मूला क्या है, एच रो जी, ठीक है, एच रो जी। मतलब कि अगर तुम 1 मीटर अंदर गए हो पानी के फ्रॉम द सरफेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे पानी का डेंसिटी डालेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तब भी वो जाके पास्कल में तुमका आंसर देखा, यहाँ भी पास्कल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में इस तरह का होता है, जैसे जैसे तुम लोग नीचे जाते जाते हो लिक्विड्स में, एज वी गो डाउन द लेवल ऑफ अ लिक्विड द प्रेशर बिल्ड्स अप मोर एंड मोर। मान लो ये कॉलम है, यहाँ पे जो है ना कोई लिक्विड रखा हुआ है, इसका डेंसिटी है, मान लो बोल देते हैं स्मॉल d डेंसिटी, डेंसिटी है सपोज स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर ये मान लो h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम आए हो, और ये है तुम्हारा स्मॉल h, मतलब इतना हाइट तक तुम डूब गए हो, तो ये इस जगह पे कितना प्रेशर होगा, और इस जगह पे कितना प्रेशर होगा। यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, तो क्या बोल सकते हैं, P2 इज ग्रेटर देन P1, ओके। और P1 को क्या लिखोगे, HDG लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर फॉर लिक्विड्स, एच रो जी। एच क्या है, लेवल, लिक्विड के लेवल से कितना नीचे गए हो वो, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी गैस के लिए ये होता है P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है।
या ये दूसरे तरीक़े से बताते हैं गैस वाला। मान लो एक ये लिए हो, वॉल्यूम लिए हो आप लोग, एक एरिया लिए, इसमें गैस को जो है ना भर दिए हैं। ओके, तो जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा गैस का प्रेशर बनेगा ना अंदर में। प्रेशर कुकर में यही तो होता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि वो अंदर का जो वॉल्यूम है बहुत छोटा रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा, मतलब प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है कि नहीं। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है आपका गैस के लिए, ठीक है। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को आप लोग लिख सकते हो P1V1 इक्वल टू P2V2 जो हम पहले लिखे थे, बट नॉट रिक्वायर्ड। ये वाला इतना लिख दोगे तो काफ़ी है। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इतना लिख दोगे तो इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ प्रेशर। सॉलिड्स में अलग होता है, लिक्विड्स में, गैस में। कैसे लिखोगे, ऑन सॉलिड्स, ऑन लिक्विड्स, ऑन गैसेस, ठीक है, फाइन। तो कभी कभी जो है ना ये लिक्विड्स में भी ये वाला फार्मूला लगता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉलिड्स में ये, लिक्विड्स में ये। अब तुमको देखना पड़ेगा, अगर लिक्विड में अगर एरिया दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लिक्विड है, स्टिल यू कैन अप्लाई दिस, ठीक है, ओके ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, वो आप लोग गूगल क्लासरूम में जाके देखो और उसको सॉल्व करो, ठीक है।